हेलो नाइन्थ स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। दिस इज शुभम और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं नाइन्थ मैथ्स 1 का सेकेंड यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर। दिस इज कॉल्ड मा प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर होने वाला है। आप देख सकते हो 2023 का क्वेश्चन पेपर अभी किसी स्कूल में आया है। मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा, एज अ प्रैक्टिस पेपर समझना, ऐसा मत सोचना कि सेम टू सेम आ जाएगा। लेकिन आप कमेंट सेक्शन देख सकते हो, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स की आपको लिंक दे रखी है। आप सारे के सारे क्वेश्चन पेपर अपने एग्जाम के पहले अपना आधा घंटा देके जरूर प्रिपेयर करना। आपको पता चलेगा 50% से 60% क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, इतना मेरा दावा है आपसे। एंड दिस इज द बेस्ट वे फॉर प्रैक्टिस एग्जाम। लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन पेपर। आप सबसे पहला सवाल, अगर आपको आंसर मेरे से पहले पता है तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बता दो, ठीक है। तो चलो पहले का आंसर देखते, कितने लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लेट्स लुक एट दिस। सबसे पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है 6/5 इज इक्वल टू y/20। इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं प्रोपोर्शन को, और आपको फाइंड करना है y का वैल्यू। तो यहाँ पे देखो 20 यहाँ पे डिवाइड है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6/20/5 इज इक्वल टू y। हाँ, मैंने 20 नहीं लिखा, मैं दूसरे पेन से लिखने के चाह रहा हूँ। दिस इज योर 20, दिख रहा है आपने, उधर से इधर आके क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब बताओ, ये हो जाएगा आपका 5 1 जा, और ये हो जाएगा आपका 5 4 जा। तब ऊपर क्या बच गया, ऊपर 6 बच गया, और ऊपर 4 बच गया, और इधर आपका ये y है। 6 4 जा होता है आपका 24। तो इस प्रोपोर्शन के मदद से आपने अपने y का वैल्यू निकाला है 24। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे अपना, आई थिंक, बी। सही है। अगर आपको आपका आंसर मेरे से पहले आया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एटलीस्ट मैं एक और चीज ऑब्जर्व किया हूँ, नाइट के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमेशा आंसर के लिए कमेंट करते हैं, ना कि ऐसे पूछने के लिए कि सर सेम पेपर आएगा। जस्ट यूज योर माइंड, थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करके आप खुद सोच के देखिएगा सेम पेपर कौन कैसे बता सकता है आपको पहले। क्योंकि 9, 8 और 7 स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं वो अपना स्कूल खुद बनाता है। अब मैं बैठ के कहाँ पेपर बना रहा हूँ, आप कहाँ बैठ के पेपर सॉल्व कर रहे हो। तो जस्ट जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, जस्ट कंसिडर एज अ प्रैक्टिस पेपर। जस्ट कंसिडर कि आप उस पेपर से अपने नॉलेज को थोड़ा इंप्रूव कर रहे हो, अपनी प्रैक्टिस को और बढ़ा रहे हो, और कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ा रहे हो। क्योंकि मुझे देखा गया है कि जो बच्चे प्रैक्टिस करके जाते हैं क्वेश्चन पेपर के एग्जाम के पहले, उनमें थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि दे नो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाँ, ये बोल सकता हूँ कि कभी की कभी पूरा पेपर सेम टू सेम रिपीट हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे चैनल के सामने वीडियो में नहीं बोल सकता कि सेम पेपर रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट समझिए बात को, करते रहिए प्रैक्टिस। अभी यहाँ पे अपने पास है अजीत। जो अजीत है वो यंगर है विजय से, मतलब अजीत विजय से छोटा है। कितने साल से, 5 साल से। तो आप बता दीजिए कि विजय का एज अगर मैं एक्स मानता हूँ और अजीत के एज को मैं वाई मानता हूँ, तो विजय तो बड़ा है। कितने साल से बड़ा है अजीत से, अजीत से 5 साल से बड़ा है। तो एक्स में से वाई गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और उनके एज का जो सम है वो 25 है। एज का सम 25 मतलब विजय का एज एक्स, अजीत का एज वाई, और उनके एज का सम है 25। और आपको फाइंड करना है एज ऑफ अजीत, अजीत का एज फाइंड करना है। आपने यहाँ पे अजीत के एज को y कंसिडर किया, मतलब आपको y फाइंड करना है। यहाँ पे आपको x की कोई भी जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे x को y के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दे। कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पे -y है, इक्वल टू किधर जाके हो जाएगा +y। तो मेरे को x का वैल्यू मिल गया y के फॉर्म में, दैट इज 5 + y। अब ये जो x का वैल्यू है ना 5 + y, वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। ये हो जाएगा आपका 5 + y, ये आपका y पहले से यहाँ पे है, और दिस इज योर 25। अब आपको बताना है कि ये जो y + y है जो वो कितना हो जाएगा 2y, और इधर लगा हुआ है हमारा 5 विच इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे 5 प्लस में इक्वल टू के इधर आके हो जाएगा माइनस, तो 25 - 5, और इधर बच जाएगा आपका 2y। 25 में से 5 चला जाएगा तो 20 बच जाएगा, एंड दिस यूर 2y। अगर आपको कैलकुलेशन आती है वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लो, और जिनको कैलकुलेशन नहीं करने आती वो लोग जरूर ध्यान देना।
ठीक है, बहुत लोगों को नहीं आती है, मैंने ऑब्जर्व किया, दैट्स वाई मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ। 20 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे 10। तो हमें यहाँ पे अजीत का जो एज है वो मिल चुका है 10 ईयर ओल्ड। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपको फाइंड रेशो करना है, किसका रेशो फाइंड करना है? आपको रेशो फाइंड करना है 300 mm टू 8 सेंटीमीटर का। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, हमारा जो सब्सक्राइबर का टारगेट है वो 10K का टारगेट है, आपका और मेरा होना चाहिए दोनों का। तो प्लीज वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ, लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो ऑब्वियसली अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। जो भी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज बिना सब्सक्राइब के मत जाना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सब्सक्राइबर की जरूरत है अपने को, तो प्लीज 10K करने की प्लीज कोशिश कीजिएगा आप लोग। ओके, हाँ देखो, 300 मिलीमीटर टू 800 सेंटीमीटर का रेशो निकालना है। याद रखना, जब भी आप दो क्वांटिटी का रेशो निकाल रहे हो तो उनका जो यूनिट होता है ना, यूनिट मस्ट बी सेम। जस्ट रिमेंबर दिस लाइन, यूनिट मस्ट बी सेम। इफ देयर यूनिट इज नॉट सेम यू हैव टू मेक इट सेम। ओके, नाउ लुक एट दिस, कैन आई कन्वर्ट, यू नो दैट एवरीवन 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर। ये तो आपको स्केल का जो हमारा मेजरमेंट होता है उसमें भी पता है कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। कैन आई से दैट यहाँ पे जो सेंटीमीटर लिखा है उसके जगह पे मैं 10 मिलीमीटर लिख सकता हूँ। यस, सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर के बराबर। और ये तो हमें पहले से मिलीमीटर में दे रखा है, तो यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग। ओके, तो दिस इज योर 80 मिलीमीटर and this is your 300 millimeter. Now you have to find ratio of this both two quantity. So how can you find? You have to write 300 millimeter as a numerator and you have to write 80 millimeter as a denominator. Is it correct? Now cancel millimeter by millimeter, cancel 0 by 0. Now remaining is 30/8. आप अभी देख पा रहे हो कि 30 and 8 बोथ आर प्राइम नंबर, सो वी कैन डिवाइड 30/2 एंड वी आल्सो हैव टू डिवाइड 8/2। हम दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना ही पड़ेगा। 30/2 हो जाएगा आपका 50 और 8/2 हो जाएगा आपका 4। तो योर आंसर इज बिकम 50:4, 15:4। सो अब यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एज यू कैन सी हियर। इज इट क्लियर? बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पे एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है, यूनिट मस्ट बी सेम, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। अ पर्सन हैज अर्न हिज इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19। एक आदमी है, देयर इज अ पर्सन जो अपनी इनकम मतलब पैसा कमा रहा है 2018 और 19 के बीच में, 2018 और 19। एंड दिस इज योर फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या? जिसके अंदर आप पैसे कमा रहे हो, एक्चुअल ईयर है जिसके अंदर आप अर्निंग कर रहे हो। नाउ देन व्हाट इज द असेसमेंट ईयर? देखो, असेसमेंट ईयर मतलब क्या होता है कि आपने समझे 2018 और 19 में पैसा कमाया, तो उसका टैक्स कब भरोगे? आप उसका टैक्स भरोगे 2019-20 में। इसी को मतलब जहां पैसा कमा रहे उसके अगले साल को हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो 2018-19 का अगला साल हो जाएगा 2019, 2019 और 20। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2019 एंड 20 इज योर फाइनल आंसर, दैट इज योर असेसमेंट। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। टोटल 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है और इसमें से आपको चारों के चारों सॉल्व करने। एक और इंपॉर्टेंट बात, देखो स्कूल के हिसाब से यूनिट टेस्ट में आने वाले चैप्टर्स भी बदल जाते हैं। तो अगर मान लो कि कोई चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक आपके स्कूल के हिसाब से नहीं आने वाला है, तो उस चैप्टर के क्वेश्चंस आप ड्रॉप कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर आप वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो आपके एग्जाम्स में आने वाले, और अगर वो चैप्टर आपको आता है तो वेल एंड गुड, प्रैक्टिस करने में क्या जाती है, हम तो पढ़ रहे हैं ना, तो आप कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। ठीक है, नाउ कन्वर्ट द रेशियो इनटू परसेंटेज फॉर्म। इस रेशियो को आपको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जस्ट राइट डाउन दिस प्रोपोर्शन फॉर्म 47/50। देखो, परसेंटेज फॉर्म का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ 100, मतलब 100 का कितना पार्ट। मान लो कि मेरे जेब में से 100 रुपीज थे मैंने, और मैंने किसी को 25 रुपये उसमें से दे दिए, मतलब आप बोल सकते हो कि मैंने 25% स्पेंड किया मेरे टोटल अमाउंट में से। तो परसेंटेज हमेशा होता है 100 से कंपैरिजन करने के बाद जो निकलता है उसको हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। तो यहाँ पे नीचे 50 लिखा हुआ है और मुझे नीचे कितना चाहिए, मुझे नीचे मेरा टारगेट होना चाहिए 100 बनाने का। क्या टारगेट है मेरा? 100 बनाने का। तो आप बताओ कि 50 को 100 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 100 बन जाए? वेरी गुड, किससे करेंगे मल्टीप्लाई? 2 से। तो यहाँ पे भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से कर दिया। अब आप बता दीजिएगा
कि 50 इंटू टू कितना हो जाएगा 100 और 47 इंटू टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 94। अब देखो अब वी कैन से दैट 94 100 में से कितना आया 94, तो इसी को हम बोल देंगे 94%। रिमेंबर वन थिंग, जब भी आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में परसेंटेज निकालने का सवाल आए तो आपको डिनोमिनेटर को 100 बनाना है बाय मल्टीप्लाइंग किसी प्रॉपर नंबर से। डिपेंड करता है वहां पे सवाल कौन सा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ होमवर्क में, जिसको मैं बोलूंगा चैलेंज नंबर 1। आपको आंसर करते समय ऐसा करना है C1 और जो भी आंसर होगा वो आपको टाइप करना है। तो चैलेंज नंबर 1 है आपका कि आपको इसको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस बात को 12/25 इसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज के फॉर्म में। जो भी इसका परसेंटेज फॉर्म में आंसर आएगा उसको आपको कमेंट सेक्शन में C1 लिख के, मान लो आपका परसेंटेज फॉर्म में आंसर आ रहा है 20, तो C1 20%। इस तरीके से आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। मैं समझ जाऊंगा कि कुछ लोग प्रैक्टिस के साथ साथ प्रिपेयर भी हो रहे हैं अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट कंपेयर द फॉलोइंग एग्जांपल। यहाँ पे थोड़ा सा टीचर ने एक गलती सी कर दी है, पहले कंपेयर करने से पहले यहाँ पे इक्वल टू दे दिया, तो ये गलत बात है। यहाँ पे एक्चुअली बॉक्स होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि √5/3 को कंपेयर करना है मुझे 3/√7। कंपेयर करने का मतलब है आपको बताना है इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो कंपेयर करते समय हम सिंपल एक काम करते हैं जिसमें हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपको इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखते क्रॉस मल्टीप्लाई करके √5 इंटू √7 और ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 और बीच में हमें बॉक्स बनाना है। 5 इंटू 7 हो जाएगा आपका 35 और ऑब्वियसली रूट के अंदर है दोनों, तो रूट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा और 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। अब समझ जाओ कि अगर मान लो इस 35 के जगह पे अगर 36 भी होता रूट के अंदर तो बाहर निकल के 6 हो जाता। तो ऑब्वियसली 35 का √35 का आंसर तो 6 से कम आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो बड़ा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 9। तो इसी मतलब से हमारा बड़ा हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे बड़ा कौन सा नंबर हो जाएगा ये वाला 3/√7 हमारा ग्रेटर हो जाएगा। इज इट क्लियर? सिंपल है कंपेयर करना। तो आपके लिए मैं यहाँ पे अभी देने वाला हूँ चैलेंज नंबर 2। आपको कंपेयर करके बताना है 1/2 को 2/9 से कौन बड़ा है और कौन छोटा, ये कंपेयर करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चैलेंज नंबर 2 आपको मिल चुका है। नेक्स्ट सवाल क्या बोला है, राइट 2 लीनियर इक्वेशन। आपको यहाँ पे कोई भी 2 लीनियर इक्वेशन लिखने हैं, एक्स और वाई उसके वेरिएबल होने चाहिए। तो बड़ा सिंपल है, कोई भी 2 लीनियर इक्वेशन तो मतलब एक तो ये हो जाएगा, आप मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो एक्स और वाई के फॉर्म में। ओके, तो दिस इज योर 2 लीनियर इक्वेशन। ऐसे हम कितने भी बना सकते हैं। करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल, अब देखो ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हमें अच्छे से सॉल्व करना है। टोटल नंबर ऑफ लायन, एक जू है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ लायन देखो कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ लायन एंड पीकॉक, टोटल नंबर ऑफ लायन और पीकॉक जो एक जू के अंदर है ना वो कितने हैं 50 है। कितने हैं 50। ओके, टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स, उनके सबके मिला के जो पैर है उनके वो 140 है लायन। अब आपको पता है लायन कुछ ऐसा दिखता है, हालांकि मैं हाइपोथेटिकल बना रहा हूँ, लायन कुछ ऐसा दिखता है, जो भी है जैसा भी दिखता है ये लायन बकरी बन गया लग रहा है, लेकिन देखो लायन ऐसा कुछ होता है 4 पैरों का लायन होता है बराबर। और जो हमारा पीकॉक होता है, जो हमारा पीकॉक होता है, नाच माजा मोरा, दिस इज योर पीकॉक। आप बताना कौन अच्छा बना, पीकॉक ज्यादा अच्छा बना कि लायन ज्यादा अच्छा बना। तो अगर हम लायन की बात करें तो एक लायन को 4 लेग्स होते हैं बराबर ना, और एक पीकॉक को 2 लेग्स होते हैं। अब मान लो कि एक जू के अंदर एक्स नंबर ऑफ लायंस है, टोटल नंबर ऑफ एक्स नंबर ऑफ लायंस है और वाई नंबर ऑफ पीकॉक है, तो मुझे बताओ टोटल पेयर कितने हो जाएगा। अगर एक्स नंबर ऑफ लायन है और एक लायन को 4 पेयर होते तो टोटल नंबर ऑफ लायन तो 4x हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ लायन के पेयर 4x हो जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ पीकॉक के लेग कितने हो जाएंगे 2y हो जाएंगे बराबर कि नहीं। टोटल नंबर ऑफ पीकॉक y है और एक पीकॉक को 2 पेयर है तो 2y पेयर हो जाएंगे पीकॉक के फॉर्म में। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ लायन को हमने x मान लिया और टोटल नंबर ऑफ पीकॉक को हमने y मान लिया। तो टोटल नंबर ऑफ लायन एंड पीकॉक ऑफ सर्टेन जू इज 50। तो आप क्या बोलोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। x है हमारा नंबर ऑफ लायन और y है हमारा नंबर ऑफ पीकॉक और दोनों का काउंट कितना है 50 है। अब देखो
टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स, उनके दोनों के मिला के टोटल लेग्स कितने 140 है। और आपको पता है लायन के पास 4 पैर होते हैं और पीकॉक के पास 2 पैर होते हैं, तो लायन का हो जाएगा यहाँ पे 4x और पीकॉक का हो जाएगा 2y। अब सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, तो एक बार वापस लिख देते हैं, यहाँ पे x और यहाँ पे आपका x आ गया। अब सिंपली आपको इक्वेशन, दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको बोला है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इस 1 में से आपको 2 को सब्ट्रैक्ट करना है और आपको नंबर ऑफ लायंस और नंबर ऑफ पीकॉक बताना कितना निकलेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। यहाँ पे कैसे करेंगे सॉल्व, देखो ध्यान देना अच्छे से। ये सॉल्व करते समय आपको इस बात का ख्याल रखना है कि भाई हमें x और y का वैल्यू निकालना है और आपको बोला है कि 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो। तो पहले आपको 1 में देखो यहाँ पे y के आगे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ y के आगे 2 और मुझे यहाँ पे भी y के आगे 2 चाहिए। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। होगा कि नहीं होगा, आप देख लो, हर नंबर को 2 से करके देख लो, हो गया। और इक्वेशन नंबर जो 2 है आपका वो कितना है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 140। अब आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों को इजीली सब्ट्रैक्ट कर लो, साइन चेंज कर लो। देखो अब आप बताओ, 2 में से 4 गया तो 2 बचा, लेकिन बड़ा 4 है तो माइनस लगाना पड़ेगा। 2 में से 2 गया तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। और 140 में से 100 गया तो 40 बचा, लेकिन बड़ा 140 तो माइनस लगाना पड़ेगा। सिंपल है। यहाँ पे देखो माइनस से माइनस कैंसल, और जब मैं 2 को 40 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ चुका होगा 20। तो मेरे को लायन कितने मिल गए, जू के अंदर टोटल नंबर ऑफ लायंस कितने हैं 20 और टोटल नंबर ऑफ पीकॉक कितने हैं 30, तो वो भी हमें निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ लायन प्लस नंबर ऑफ पीकॉक दोनों मिला के 50 थे जू के अंदर। यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, अगर आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ पे कर रहा हूँ। नंबर ऑफ लायंस प्लस नंबर ऑफ पीकॉक दोनों मिला के 50 थे और नंबर ऑफ जो लायंस है वो हमारे आ चुके 20, पीकॉक अब तक हमें नहीं पता और ये 50 हमें निकालना है। 20 को 50 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 30, तो नंबर ऑफ पीकॉक भी आपको मिल गया 30। तो आपको यहाँ पे जैसे मैंने सॉल्व किया है वैसे सॉल्व करके बताना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा अगर आपको ब्लर दिख रहा हो तो एडजस्ट कीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है समीरा, स्पेंड 90%, उसने अपने टोटल इनकम में से 90% पैसा उड़ा दिया, ठीक है ना। हर इनकम ओके डोनेट 3%, और उसने 90% उड़ाने के बाद 3% उसने डोनेट किया चैरिटी में। इफ शी लेफ्ट विद RS 1750, और ये सब करने के बाद उसके जेब में 1750 रुपया बच चुका है, ठीक है ना। तो उसके आपको एक्चुअल सैलरी के बारे में बताना, बड़ा सिंपल है। देखो जो समीना थी उसका एक्चुअल इनकम आपको तो पता नहीं कि समीना का इनकम कितना था, उसको कितना सैलरी मिला, तो आप उसको एक्स मान लो, बराबर है। समीना को कितना सैलरी मिला आपने मान लिया एक्स, उसमें से उसने 90% उड़ा दिया, मतलब आप क्या लिखोगे 90/100 इंटू एक्स। 90% उड़ा दिया, मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ 90/100 इंटू एक्स। ये हो गया स्पेंड किया हुआ इनकम। उसमें से उसने कितना डोनेट किया, 3% उसने डोनेट किया। 3% ऑफ एक्स कितना होगा, 3/100 इंटू एक्स, यहाँ पे पहले से लिख रखा है। अब मुझे बताओ टोटल इनकम कितना होगा। टोटल इनकम होगा उसने कितना स्पेंड किया, कितना डोनेट किया और कितना उसके जेब में बचा, उन सबका मिला के हो जाएगा टोटल इनकम। तो मनी स्पेंड कितना किया, मनी स्पेंड उसने जो किया वो किया 90/100 इंटू एक्स। मनी डोनेट, कितना मनी डोनेट किया उसने, वो तो बड़ा इजी है, यहाँ पे हमने निकाल रखा है, ये रहा। कितना किया 3/100 इंटू एक्स, ये उसने डोनेट किया और ये उसके पास जेब में बच गया, दैट इज सेव। और वो सब मिला के हमारा हो जाएगा टोटल इनकम, जिसको हमने एक्स मान रखा है। अब इन सबको सॉल्व करने के बाद आपको इन लोग ने कुछ मेहनत करने के लिए बोला ही नहीं है, देखो यहाँ लिख रखा है। अब आपको यहाँ पे देखो 7 दिख रहा है ना, तो इस 7 से हम डिवाइड कर देंगे किसको, 175,000/7। समझ में आया। अब बताओ 7 2 आपको पता है 14 होता है, अब 3 बच गया, 7 5 35 और ऊपर के 3 जीरो और लगा दो, तो आंसर जो आपका आया है यहाँ पे वो आ चुका है 25,000 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल था। इस तरीके से आपको प्यार से ऐसे सवालों को करना है। इस वाले सवाल में आपको कुछ दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। हाँ, इसमें से आपका ये सवाल में भी आपके एग्जाम में पूछे, मे भी ये चैप्टर नहीं आ रहा हो तो प्लीज इसको स्किप कर लेना, आप दूसरे क्वेश्चन कर सकते हो सॉल्व। नेक्स्ट क्या लिखा है, पर्सन एक आदमी है, सॉरी 3 आदमी है टोटल,
बिल्ड अ स्मॉल हाउस 8 डेज, मतलब आप बोलोगे 3 पर्सन है, 3 लोग है टोटल, और एक घर बनाने के लिए उनको टोटल कितने दिन लग रहे हैं, 8 दिन लग रहे हैं। और टू बिल्ड सेम हाउस, वही सेम हाउस कितने दिन में बनाना है, टारगेट भी 6 दिन का टारगेट है। अब वही सेम हाउस 6 दिन में बनाना है। तो पूछा गया है कि हाउ मेनी पर्सन रिक्वायर्ड, तो आपको नहीं पता है तो आप थोड़ी देर तक एक्स पर्सन मान लो, टोटल कितने लोग लगेंगे, तो आपने बोल दिया एक्स लोग लगेंगे। देखो सिंपल बात है यार, कि अगर आपके पास 3 लोग थे तो आपको 8 दिन लगा, अब आपको वही सेम घर 6 दिन में बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, बराबर कि नहीं। तो सिंपल है यार कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन जो है ना, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ लगने वाले जो डेज होते हैं वो क्या लगेंगे, कम लगेंगे। ये जो सवाल है ना, ये सवाल है हमारा इनवर्स वेरिएशन का। किसका है, इनवर्स वेरिएशन का, बराबर कि नहीं। अब मान लो कि जो नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन उसको हम मान लेते हैं m कुछ देर के लिए, और नंबर ऑफ लगने वाले डेज को हम मान लेते हैं n। समझ में आया। और अभी आपने देखा कि नंबर ऑफ पर्सन इज इनवर्स वेरिएशन विद नंबर ऑफ डेज, तो इस समय में क्या होता है, इस समय में उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लीकेशन, वो कांस्टेंट होता है। ध्यान रखना, मैंने बहुत सारे अपने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है कि जब भी इनवर्स वेरिएशन का सवाल आए तो दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, और जब भी डायरेक्ट वेरिएशन का सवाल आए तो दोनों क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो अभी हम बात करते हैं डे 1 की, मतलब जब 3 पर्सन और 8 दिन लग रहे थे, तो मैं बोलूंगा कि m1 इंटू n1 लग रहा था, और अब क्या 6 दिन लग रहे हैं, मतलब n2 इंटू m2, और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे हमारी जो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 मतलब पहले दिन में लगने वाले नंबर ऑफ पर्सन, जो हम पहले 3 लेके आए थे और उनको कितना दिन लगा, टोटल 8 दिन लग गया। m2 का वैल्यू कितना होगा, नंबर ऑफ पर्सन मतलब हमने x मान के रखा है, और यहाँ पे n2 का वैल्यू कितना होगा, x लोगों को कितना दिन लगा, 6 दिन लगा। अब 6 मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा हमारा डिवाइड, इस तरीके से कुछ, सही है। ये हो गया हमारा डिवाइड। अब बताओ 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे 2 जा, और 3 को करेंगे 1 जा। अब ऊपर 8 बच गया, नीचे 2 बच गया, x का वैल्यू हमारा डिवाइड करके आ गया 4। तो टोटल कितने पर्सन लगेंगे, अगर वही सेम घर अगर आपको 6 दिन में बनाना है, तो टोटल आपको 4 लोग लगेंगे। कितने लोग लगेंगे, 4। ये हमने फाइनल आंसर निकाल दिया। बड़ा सिंपल था। वापस ध्यान रखना कि अगर डायरेक्ट वेरिएशन का सवाल है तो दोनों क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है, रेशियो। और अगर इनवर्स वेरिएशन का सवाल है तो दोनों क्वांटिटी का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब क्या कि आप a1 इंटू बी वन इज इक्वल टू a2 इंटू b2 लिख सकते हो। और अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो आप a1 अपॉन a2 सॉरी a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इस तरीके से लिख के सॉल्व कर सकते हो। बढ़िया तरीके से बता दिया मैंने इसको। हाँ, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। तो पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y। देखो यहाँ पे 4 इक्वल टू के इधर दे रखा है, लेकिन मुझे उसको उधर लेके जाना है, तो +4 का ये -4 होके उधर आ जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 आपका ये वाला हो जाएगा। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करने का मतलब क्या है कि जब भी हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो इसमें आपको कोई भी एक वेरिएबल को क्या करना है, इलिमिनेट करना है। इलिमिनेट मतलब क्या, गायब करना है। कैसे करेंगे गायब, सब्ट्रैक्ट या ऐड करके, डिपेंड करता है कब क्या करना है। तो अब यहाँ पे सिंपल सा मेरे को एक बात कहना है कि मुझे यहाँ पे क्या लाने का, मुझे यहाँ पे चाहिए 2, क्योंकि देखो यहाँ पे x के आगे 2 है और मुझे यहाँ पे भी x के आगे 2 लाना है। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे, 2 से कर दूंगा। अब ये जो इक्वेशन बन जाएगा आपका 2x बन जाएगा, 5 इंटू 2 10y बन जाएगा, और 1 इंटू 2 ये बन जाएगा 2। तो आपका जो इक्वेशन नंबर 2 है अब कुछ ऐसा बन चुका है। बात समझ में आया। अब सिंपली आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 1 में ऊपर लिख लेता हूँ, दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4, और इक्वेशन नंबर 2 में नीचे लिख देता हूँ -10y इज इक्वल टू 2। अब सब्ट्रैक्ट करते समय आपको एक बात का ख्याल रखना है, सबका साइन बदलना है। तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, और प्लस का हो जाएगा माइनस। अब आपको उसको सॉल्व करके आंसर लिखना, ये हो जाएगा आपका 0, 10 और 3 हो जाएगा आपका 13y, क्योंकि दोनों प्लस प्लस साइन है। देखो दोनों के आगे प्लस प्लस साइन है तो ऐड ही तो करेंगे हम लोग। और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है,
लाइक साइन, तो मतलब हम लोग ऐड करेंगे, 4 और 2 हो जाएगा 6, लेकिन बड़ा कौन है 4, 4 पे कौन सा साइन है माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक है, अगर बाई चांस अगर मेरे से यहाँ पे कोई गलती हो जाए, जस्ट लेट मी चेक कि अगर कोई गलती हुआ है कि ऐसा लग रहा है, क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा है यहाँ पे एक तरीके से। तो मैंने तो क्वेश्चन, हाँ भाई क्वेश्चन मैंने एकदम परफेक्ट लिखा नहीं। देखो यहाँ पे 11 है और मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, तो यहाँ पे आपको 11 कर लेना, ठीक है ना, कभी कभी गलती हो जाती है। दिस इज योर 22, ये आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखना है, ये मिटा देते हैं यहाँ से, बस इतना ही गलती हुआ ना, ज्यादा नहीं हुआ, बच गए। हाँ, अब 22 प्लस 22 प्लस 4 कितना हो जाएगा 26, और बड़ा 22 है, यहाँ पे देखो बड़ा 22, उसके ऊपर माइनस साइन है, यहाँ माइनस लग जाएगा। तो हमारे पास आ गया 13y इज इक्वल्स टू माइनस 26। अब y इज इक्वल्स टू माइनस 26, 13 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, और मेरे को यहाँ पे देखो 26 डिवाइड बाई 13 2, और ऊपर का माइनस लगा देंगे, तो y का वैल्यू मिल चुका है -2। अब जो आपको y का वैल्यू -2 मिला, आप किसी भी सब इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो ये वाला इक्वेशन दिख रहा है आपको, मैं इसको वैसे का वैसा कॉपी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे जहां पे भी y लिखा होगा वहां पे मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ अपने -2 को। किसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, -2 को। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -2, क्योंकि y का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है -2। तो ये आ गया आपका x माइनस, और ये वाला अंदर वाला माइनस और ये वाला बाहर वाला माइनस दोनों मिलके प्लस बन जाएगा, और 10 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे देखो 11 है इधर, और ये प्लस 10 का इक्वल टू के इधर आके -10 हो जाएगा, तो x का वैल्यू मेरा आ गया 1, और ये हम कर चुके हैं सॉल्व। अगर आपको सच में मेरा एफर्ट, मेरा हार्ड वर्क पसंद आ रहा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आप देख सकते हो सब्सक्राइबर बहुत कम है, और मैं बहुत शांति से मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो भी पढ़ाना चाह रहा हूँ यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ आप तक पहुंचे, एग्जाम के एंड में भी आप अच्छा प्रिपेयर करके जाओ, ये मेरा टारगेट रहता है हमेशा। तो प्लीज, हमारा टारगेट है 10K का। डेफिनेटली आप बोलते हो सर मराठी का पेपर, इंग्लिश का पेपर, और इनके भी आप एक्सप्लेनेशन दो, तो अभी मैं उसके लिए रेडी नहीं हूँ उतने अच्छी तरीके से, उतना अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाता हूँ उन सब सब्जेक्ट्स को, वो मेरे नहीं है, बट डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा जरूर आपके लिए। तो प्लीज एक सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ, और हम ट्राई करूंगा और भी टीचर को लाने के लिए जो आपकी हेल्प कर सके। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं भी क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे। शंकर नाम का एक आदमी है जो 60% अपने टोटल का इनकम का क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, खर्चा कर रहा है, बराबर ना। और फ्रॉम, देखो ये इनकम वाला सवाल आए ना, तो आपको हमेशा इसमें निकालना पड़ता है कि उसका इनकम कितना होगा। तो कभी भी आपका जो भी इनकम है उसका, उसको हमेशा आप पहले कंसिडर कर लो एक्स। मान लो भाई उस आदमी का इनकम ही हमारा एक्स है। अब आपको पता है उस इनकम में से ही तो कोई भी आदमी क्या करेगा, स्पेंड करेगा। उसी इनकम में से कोई भी आदमी क्या करेगा, डोनेट करेगा। और इस उसी इनकम में से कोई भी आदमी क्या करेगा, सेव करेगा। तो ये जो स्पेंड है, डोनेट है, ये सेव है, इन सबका सम, इन सबका क्या, इन सबका सम मतलब क्या, मेरा टोटल इनकम। बड़ा इजी है, इन सबका सम मतलब क्या, मेरा टोटल इनकम। आ गया समझ में। तो आप बोल सकते हो कि किसी भी आदमी का जो टोटल इनकम होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है उसके स्पेंड किए हुए इनकम के बराबर, उसके डोनेट किए हुए इनकम, और उसके सेव, या यू कैन से दैट उसने जो इनकम को क्या कर दिया है, लेफ्ट, मतलब उसके पास बचा हुआ है, सेव किया हुआ, या उसके पास बचा हुआ इनकम मतलब लेफ्ट किया हुआ इनकम, उन सबके सम के बराबर इनकम होता है हमेशा। अब देखो इस आदमी ने अपने टोटल इनकम में से 60% इनकम को क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया। तो मैं कर बोलूंगा कि जो उसने स्पेंड किया वो कितना किया, 60%। तो मुझे बताओ एक्स का 60% कितना होगा, 60% किसका, 60% ऑफ टोटल इनकम मतलब एक्स ना। तो वो हो जाएगा आपका 60/100 इंटू एक्स। बात समझ में आया आपको। उसी तरीके से उसने कितना इनकम डोनेट किया, तो डोनेट उसने किया है एक्चुअल में 300 रुपीज। तो आप बोल सकते हो डोनेट उसने 300 किया, तो यहाँ पे परसेंटेज फॉर्म में नहीं दिया तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और उसके पास कितना बच गया, लेफ्ट कितना बचा, लेफ्ट उसके पास बच गया 3200 रुपया। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो टोटल इनकम तो उसका एक्स था, उसमें से स्पेंड किया उसने 60/100 इंटू एक्स। मैंने कहाँ से लिखा, यहाँ से मैंने लिखा, बराबर। कितना डोनेट किया उसने, 300 रुपया डोनेट किया, और कितना लेफ्ट बचा, 3200 रुपया बचा। अब आप बता दो 300 प्लस 3200 हो जाएगा 3500। यहाँ पे बचेगा 60/100 एक्स। उसी तरीके से यहाँ पे आपका बच चुका होगा एक्स।
अब यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको मैं इक्वल टू के इधर भेजूंगा तो ये आपका हो जाएगा x -6/10 x इज इक्वल टू 3500। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, जिसको भी इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10x -6x/10 इज इक्वल टू 3500। 10 में से 6 गया तो 4x बच जाएगा, अपॉन 10 नीचे बच जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3500। अब मैं यहाँ पे सिंपली देखो 2 से ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, 2 2 जा 2 5 जा, करेक्ट है। तो ये आपका 2x बच गया और ये नीचे वाला 5 है, डिवाइड में इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आपका 5 इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो प्लीज यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। x इज इक्वल टू 3500 इंटू 5/2। अब आपको पता है 2 1 जा 3500 का आधा मेरे हिसाब से होता है 1750। देखो कुछ गलती होगा तो आप देख लेना, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया आपको 1750 इंटू 5। अब आपको ये मल्टीप्लाई करके कमेंट सेक्शन में इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो उसका टोटल इनकम आपको मल्टीप्लाई करते ही आपको मिल जाएगा। तो आई होप सो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला। वत्सला का जो प्रेजेंट एज है और सारा का प्रेजेंट एज है, दोनों का एज दे रखा है 14 और 10 ईयर। तो हम वत्सला के एज को थोड़ी देर तक मान लेते हैं v और सारा का एज को मान लेते हैं थोड़ी देर तक s, ठीक है ना। और दोनों का वत्सला का जो एज आपको दे रखा है 14 ईयर है वत्सला अभी, और हमारी जो सारा बिटिया है वो कितने साल की है भैया, 10 साल की है, ठीक है ना। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे हाउ आफ्टर हाउ मेनी ईयर their ratio of age will be 5/4। पूछा कितने साल के बाद उनके जो एजेस का रेशियो है ना वो 5/4 हो जाएगा। तो अभी आपको तो पता नहीं है कितने साल के बाद, तो लेट एज्यूम कर लो कि लेट से आफ्टर x ईयर। आप खुद एज्यूम कर लो कितने साल के बाद, आपको पता है क्या, नहीं। तो आपने एज्यूम कर लिया x साल के बाद उनके जो एज का रेशियो है वह 5। अभी ये समझदारी वाली बात है कि x साल के बाद जो वर्षला का एज होगा वो कितना हो जाएगा, 14 तो पहले था उसमें x और मिला दो, और जो हमारे सारा का एज था वो x साल के बाद कितना था, 10 तो पहले था उसमें x और मिला दो, और उनका जो एज का रेशियो 5/4 हो जाएगा। तो वर्षला का एज का रेशियो x साल के बाद और सारा का एज का रेशियो x साल के बाद कितना हो गया, 5/4। बस अब आपको इसको सिंपल सॉल्व करना है, छोटे बच्चों जैसा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसा। तो 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे 15 प्लस एक्स से, और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 10 प्लस एक्स से। 4 इंटू 15 हो जाएगा 60, 4 इंटू एक्स हो जाएगा 4x, 5 इंटू 10 हो जाएगा 50, और 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x। अब मैं 50 को इधर भेज रहा हूँ और 4 को इक्वल टू के इधर भेज रहा हूँ, बराबर। तो 60 हो जाएगा, ये -50 हो जाएगा, और ये 5x -4x हो जाएगा। ये 60 में से 50 गया और 5 में से 4 गया तो सिर्फ x बचा, तो यहाँ पे x का वैल्यू आया 10 का, बराबर। अब आपको क्या लिखा है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर, मतलब आपको x ही निकालना है, तो आप बोलोगे कि आफ्टर 10 ईयर। आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर 10 ईयर देयर रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम 5:4। रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम 5:4, ठीक है, बड़ा सिंपल था, पक्का। चलो भाई नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द फॉलोइंग रेशियो, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, उसका ब्रीड्थ है यहाँ पे। तो एक रेक्टेंगल है उसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर का और उसका जो ब्रीड्थ है वो 3.5 सेंटीमीटर का है। फाइंड द रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया, पेरीमीटर टू एरिया का आपको रेशियो निकालना है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो वो होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रीथ। तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ मतलब क्या, लेंथ का वैल्यू तो 5 है और ब्रीथ का वैल्यू तो 3.5 है। दोनों को सॉल्व कर लो, ये 10 प्लस ये 7 और ये हो गया 17 सेंटीमीटर हो गया आपका पेरीमीटर। उसी तरीके से एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ 5 है और ब्रीथ आपको 3.5 दे रखा है, तो यहाँ पे आप कर लो 35 इंटू 5 और इन बीच में पॉइंट डाल देना। तो ये 5, ये 2 15 और 2 17, तो आंसर आ गया आपका 17.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आप भूलना मत,
ये मत भूलना, नहीं तो आपसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी होगी, ठीक है ना। आगे समझ में। अब आपको पेरीमीटर अपॉन एरिया का रेशो निकालना है। पेरीमीटर ऊपर लिखना है, एरिया नीचे लिखना है। अब आप बताओ पेरीमीटर कितना आया, 17 सेंटीमीटर, और एरिया कितना आया, 17.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर से तो 1 ही सेंटीमीटर कट होगा, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा 17/17.5 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर था, नीचे सेंटीमीटर बच चुका है, तो मुझे नीचे सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। ओके, आगे बढ़े अभी थोड़ा सा। अभी मेरे को लगता है पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है बहुत मेहनत करने के बाद। अब तक अगर आप वीडियो के एंड में पहुंच चुके हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। जितने भी मैंने क्वेश्चन एज अ चैलेंज आपको दिए हैं, आपको जरूर सॉल्व करना है। और इस वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर बताना है 15 - 5 का। इसका आंसर आप बताते हो तो मैं समझ जाऊंगा आप लोग वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हो, और ऑब्वियसली आपने चैनल को तो सब्सक्राइब किया ही होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।